नमस्कार, मैं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त लाइफ केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक जयपुर से डॉक्टर नकुल रंगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हमारी आम पॉपुलेशन में जाना जाता है कंधे जाम के नाम से। इसमें हमारी कंधे की रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसमें पेन भी आता है। हम आगे की तरफ से कंधा पूरा नहीं उठा पाते, साइड से रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हाथ पीछे नहीं लेके जा पाते और बाल बनाने के लिए भी पीछे नहीं ले जा पाते। हमारी दिनचर्या इससे काफ़ी इफेक्ट होती है। पेशेंट्स को इसमें बेसिकली दो परेशानी आती है, या तो पेन या फिर रेंज। रेंज का मतलब है कंधे को, हाथ को ऊपर उठाना रुक जाता है पूरी तरीके से, दर्द चाहे आए या नहीं आए। और पेन, कई लोगों को रेंज तो फिर भी काफ़ी हद तक अवेलेबल रहती है लेकिन लगातार कंधे में जाम रहता है। फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बेसिकली दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो होता है वो इडियोपैथिक कॉज के साथ होता है, जिसका कारण नहीं पता किस वजह से हुआ, अचानक अपने आप हो सकता है कोई पुरानी इंजरी हो, पर मेन कॉज नहीं होता। सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टमिक यानी हमारे शारीरिक में अंदर कोई भी टाइप की परेशानी हो, जैसे डायबिटीज़। जिनको डायबिटीज़ होती है वो, उनको डायबिटिक शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकंड कंडीशन होती है इंट्रिंसिक फ्रोजन शोल्डर। इंट्रिंसिक सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर उनमें होता है जिनमें पहले कोई चोट लगी हो, किसी मांसपेशी की चोट लगी हो, जैसे कि रोटेटर कफ इंजरी हुई हो, जैसे कि बाइसिपिटल टेंडनाइटिस हुआ हो। ये कुछ मांसपेशी की चोटें हैं जिनके पास फ्रोजन शोल्डर होने की चांस बढ़ जाती है। तीसरा कारण होता है एक्सट्रिंसिक कॉज। एक्सट्रिंसिक कॉज होता है जैसे कभी किसी के क्लेविकल, ये वाली हड्डी जो होती है आगे की, ये फ्रैक्चर हो जाना, या ह्यूमरस, ये वाली हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना। इस फ्रैक्चर होने के बाद जब वो हील कर जाता है तब भी कंधे की रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इन सब परेशानियों के बाद जब हम कंधे को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, रेंज रिस्ट्रिक्ट होती जाती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या समय के साथ हम पूरा कंधा इस्तेमाल करने में असक्षम हो जाते हैं। डॉक्टर्स में कई बार सलाह देते हैं कि 1.5 साल से 3 साल में ही अपने आप खुल जाएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप खुल जाए। कई बार वो कंडीशन मेंटेन रहती है। अराउंड जिन लोगों ने इसका इलाज समय पे नहीं लिया, ऐसी पॉपुलेशन में से 42% पॉपुलेशन में देखा गया है कि 6 साल 7 साल के बाद भी कंधा वैसा का वैसा ही रहा है। इसके अंदर फिजियोथेरेपी और मेडिसिन दोनों काम करते हैं। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और एक फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन के कंसल्टेशन को भी फॉलो करते हैं, तो उसमें ऑर्थोपेडिशियन आपको मेडिसिन देता है जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, और उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट जॉइंट का मोबिलाइजेशन करता है और रेंज खोलने की कोशिश करता है। साथ में सॉफ्ट टिश्यूज का मोबिलाइजेशन करता है और रेंज खोलने की कोशिश करता है, और जो टाइट स्ट्रक्चर्स हैं, जो मसल्स टाइट है, उनकी स्ट्रेचिंग करता है, जॉइंट कैप्सूल की स्ट्रेचिंग करता है। इसके साथ कुछ मसल्स जिनकी पावर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो गई है, कमज़ोर हो गई है क्योंकि कंधा आपने ऊपर नहीं उठाया, उनकी शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। ये सारे काम फिजियोथेरेपिस्ट के होते हैं। लेकिन अगर आप किसी फिजियो के पास जाने के लिए कैपेबल नहीं है, आप चाह रहे हैं कि थोड़े टाइम तो मैंने इलाज ले लिया, मेरी रेंज में फ़ायदा हो गया, पर मैं अब आगे नहीं जा पाता, मेरा काम मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, मेरी घर की हैबिट नहीं अलाउ कर रही, तो इसको कैसे ठीक करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो घर में आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। सेल्फ मोबिलाइजेशन विद बेल्ट के लिए एक बेल्ट, चुन्नी या इलास्टिक लेंगे, उसका एक रैप बना के कंधे पे लगाएंगे जो अफेक्टेड शोल्डर है। जो उसका दूसरा सिरा है उसको पैर के नीचे दबा लेंगे और कोहनी से दीवार का सपोर्ट ले लेंगे। अब हम जैसे स्विंग मशीन चलाते हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं पैर से, वैसे उसका मूवमेंट करेंगे। ये इन्फीरियर ग्लाइड हो जाएगी, अप डाउन मूवमेंट। 10 रिपीटेशन के बाद इसको ब्रेक दे देंगे। इसके बाद हाथ सामने की तरफ रखेंगे, दूसरे सिरे को वापस वैसे ही स्विंग मशीन के जैसे पैर पे के नीचे दबा लेंगे और ध्यान रखेंगे कि बेल्ट में कंटिन्यूस खिंचाव हो। 10 रिपीटेशंस के लिए अप डाउन करेंगे एंड देन विल स्टॉप। विल डू इट फॉर 3 टाइम्स। के लिए बेल्ट के लूप को शोल्डर में फिक्स करते हुए हम एक टॉवल लेंगे और उसको हाथ और दीवार के बीच में फंसा लेंगे। फिर बेल्ट या चुन्नी को अपने पैर से दबा कर रखेंगे। दीवार के अगेंस्ट इक्वल प्रेशर रखते हुए हाथ को अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे। इस मूवमेंट को मेंटेन करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसी ग्लाइड का फर्दर प्रोग्रेशन करते हुए हम हाथ को अंदर की तरफ घुमा के रखेंगे और जो पैर है
उससे रिदमिक अप डाउन मूवमेंट करेंगे। ये मूवमेंट उसी तरह होना चाहिए जैसे हम सिलाई मशीन चलाते हैं। ध्यान में रखें कि मूवमेंट जब हो तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो और रिदम मेंटेन हो ताकि इंजरी ना हो। इसी के आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। अब हाथ को बाहर की तरफ घुमाएंगे और पैर से वही सिलाई वाला मूवमेंट लगातार करेंगे। ये एक्सटर्नल ग्लाइड के लिए है और इसके भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड के लिए हम वॉल फेसिंग खड़े हो जाएंगे, चुन्नी को पीछे ग्रिल से बांध लेंगे, लैंज स्टैंस में खड़े होके हाथ को वॉल से कनेक्ट करेंगे और आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे। 10 रिपीटेशन के बाद इसको स्टॉप कर देंगे।